प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के 9वें पाठ जंतुओं में जनन इसके पहले भाग पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का विषय बहुत ही रोचक है और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। जंतुओं में जनन। जंतु यानी सजीवों का एक वर्ग, और सजीवों के लक्षण हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े थे। प्यारे बच्चों, सजीव गति करते हैं, लेकिन कुछ निर्जीव भी गति करते हैं, जैसे कार, मोटरसाइकिल, बस आदि। सजीवों में वृद्धि होती है, लेकिन कुछ निर्जीव में भी वृद्धि होती है। जैसे आप कोई रबर बैंड है, उसे खींच करके देखिए, और रेल की पटरियों के बीच में खाली स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि वे गर्मियों के दिनों में तापमान अधिक होने पर बढ़ जाती हैं। तो किसी न किसी रूप में निर्जीवों में भी वृद्धि हो सकती है। सजीव सांस लेते हैं, यानी ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्यारे बच्चों, दहन की प्रक्रिया में भी तो ऐसा ही होता है। उसमें भी ऑक्सीजन उस अभिक्रिया में शामिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सजीवों का एक और लक्षण, वे भोजन करते हैं, यानी भोजन ग्रहण करके उसे ऊर्जा में बदलते हैं। कुछ निर्जीवों में भी, जैसे हमारी मोटरसाइकिल है, कार है, उनके अंदर भी हम पेट्रोल डीजल डालते हैं और वो ऊर्जा में रूपांतरित होता है। सजीवों में उत्सर्जन होता है। कुछ निर्जीव मशीनें भी उत्सर्जन करती हैं, जैसे हमारी मोटरसाइकिल, गाड़ियां आदि धुआं छोड़ती है। लेकिन एक प्रमुख लक्षण ऐसा है जो केवल और केवल सजीवों में पाया जाता है, किसी भी निर्जीव में यह लक्षण परिलक्षित नहीं होता। प्यारे बच्चों, वह प्रमुख लक्षण है जनन। जनन क्या है? अपने जैसी संतान को उत्पन्न करना, उसे हम जनन कहते हैं। आपने देखा होगा कि किसी नीम के वृक्ष के नीचे छोटे छोटे नीम के पौधे अपने आप उगाया करते हैं, और यह प्रक्रिया अन्य पौधों में भी दिखाई देती है। आपने आसपास कुछ गली में घूमते हुए कुत्ते बिल्लियों के साथ उनके छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, वो भी जनन के कारण ही है। जनन क्यों आवश्यक है? प्यारे बच्चों, सजीव जिस प्रकार से वृद्धि करते हैं, उनकी उम्र बड़ी होती है, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। अगर जीवों में जनन की प्रक्रिया न हो तो एक समय ऐसा होगा कि वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अपनी प्रजाति, अपनी जाति, अपनी स्पीशीज, उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए जीवों में जनन बहुत आवश्यक है। प्रत्येक जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए जनन करता है। और प्यारे बच्चों, पौधों के अंदर, पादपों में जनन को पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं, और उनके अंदर हमने फूल के भागों के बारे में पढ़ा था। फूल के 2 भाग, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। पुंकेसर के क्या भाग थे? परागकोश, वर्तिकाग्र, परागतंतु, और इसी प्रकार से स्त्रीकेसर के कुछ भाग थे। और पेड़ पौधों में किस प्रकार से बीज बनता है, तो उसके अंदर एक प्रक्रिया होती थी निषेचन की, परागण। परागकोश से परागकण पराग तंतु के माध्यम से स्त्री केसर में उपस्थित पौधे के अंडाशय तक पहुंचते थे, और इस परागण से पौधे के अंदर फल या बीज की उत्पत्ति होती थी। और बिल्कुल पादपों की तरह से ही जीवों में भी जनन की प्रक्रिया होती है। जिस प्रकार कुछ पादपों के अंदर एक ही पुष्प के अंदर स्त्रीकेसर, पुंकेसर होते हैं, उनसे निषेचन हो जाता है, उनसे परागण हो जाता है,
फल, फूल, बीज बन जाते हैं और कुछ पेड़ पौधों के अंदर बिना निषेचन के पत्तियों से, कायिक जनन से, प्रवर्धन से जनन होता है, यानी अलैंगिक जनन। उसी प्रकार से जीवों के अंदर भी जनन की दो विधियां हैं, एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। आज हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से पौधों के अंदर पुंकेसर और स्त्रीकेसर, नर जनन अंग और मादा जनन अंग होते हैं, उसी प्रकार से जीव जंतुओं में भी नर जननांग और मादा जननांग होते हैं। हम चलने फिरने के लिए शरीर के कौन से अंग का प्रयोग करते हैं? पैरों का। देखने के लिए आंखों का, सुनने के लिए कानों का, बोलने के लिए मुंह का। यानी हमारे शरीर का प्रत्येक अंग कुछ विशेष कार्य करता है। उसी प्रकार से जो अंग जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं उन अंगों को जनन अंग कहा जाता है। और कुछ विशेष जंतुओं में यह जनन अंग नर और मादा अलग अलग जीवों में होते हैं। पौधों की तरह से ही जंतुओं में भी नर और मादा युग्मक बनाते हैं और ये संलयित होकर के नए युग्मनज बनाते हैं, जिनसे नए जीव का जन्म होता है। इस प्रकार नर और मादा युग्मक का संलयन लैंगिक जनन कहलाता है। आइए आज हम मनुष्य के जनन अंगों के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिकाएं और एक शिश्न होता है। वृषण नर युग्मनज उत्पन्न करता है, जिसे शुक्राणु कहते हैं। और वृषण में एक समय में लाखों शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। आप शुक्राणु का चित्र भी देख रहे होंगे। शुक्राणु 3 भागों में विभक्त होता है। इसमें एक इसका शीर्ष होता है, एक इसका मध्य भाग होता है और पीछे एक लंबी पूंछ होती है। यह लंबी पूंछ भला उसके क्या काम आती है? प्यारे बच्चों, यह जब जनन के लिए गति करता है तो इसे एक तरल माध्यम में गति करनी होती है, तो यह पूंछ उसे सही दिशा प्रदान करने और गति करने में सहयोगी होती है। इस शुक्राणु में एकल कोशिका के जैसे ही संघटक पाए जाते हैं। आप चित्र में देख रहे होंगे, यह वृषण से निकल करके शुक्राणु नलिका से होते हुए शिश्न के माध्यम से अपनी यात्रा आरंभ करता है। प्यारे बच्चों, कि हम पैरों से चलते हैं, हमारे मुंह से बोलते हैं, तो पैर और मुंह जन्म के साथ हमारे विकसित होते हैं। लेकिन क्या जन्म लेते ही हम चलना सीख जाते हैं? नहीं, हमें सीखने में समय लगता है, हमें बोलना सीखने में समय लगता है। उसी प्रकार से हमारे जनन अंगों की भी एक परिपक्वता की आयु होती है, उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से हम अगले अध्यायों में चर्चा करेंगे। नर जनन अंग के बाद अब हम जानते हैं मादा जनन अंग किस प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, मादा जनन अंग की संरचना अंग्रेजी के वर्ण Y की तरह से होती है। इसमें एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी नलिकाएं तथा एक गर्भाशय होता है। जनन परिपक्वता की आयु प्राप्त करने पर ये अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं।
जिसे अंडाणु या डिंब कहा जाता है। मानव यानी महिलाओं में, स्त्रियों में प्रायः प्रत्येक मास दोनों अंडाशयों में से एक डिंब की निर्मुक्ति होती है, जो अंडवाहिनी में आकर के रुकता है। और प्यारे बच्चों, गर्भाशय हमारा मादा जनन अंग का वह भाग है जहां निषेचन के पश्चात शिशु का विकास होता है। प्यारे बच्चों, विभिन्न जंतुओं में डिंब यानी अंडे का आकार अलग अलग हो सकता है। जैसे मनुष्यों में इसका आकार बहुत सूक्ष्म होता है। कुछ जीवों में जैसे मुर्गी, शतुरमुर्ग आदि के अंडे का आकार बहुत बड़ा होता है और इनके निषेचन की विधियां भी अलग अलग हो सकती हैं। मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, यानी पुरुष के युग्मक यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन शरीर के अंदर होता है, जबकि कुछ जीवों में यह बाहर होता है। आप किसी तालाब के किनारे जाएं और उस तालाब में जेली आकार की तैरती हुई छोटी छोटी गोल संरचनाओं को देखें। वो वहाँ मेंढक या मछलियों के अंडे हो सकते हैं। जिस प्रकार से आपने मुर्गी के या अन्य पक्षियों के अंडे देखे होंगे, वे एक कठोर आवरण से ढके होते हैं, जबकि मेंढक या मछलियों के अंडे केवल एक नर्म जेलीनुमा चिकने पदार्थ से ढके हुए होते हैं। और प्यारे बच्चों, मुर्गी जिस प्रकार से केवल कुछ ही अंडे देती है, पक्षी केवल कुछ ही अंडे देते हैं, लेकिन मछलियां या मेंढक हजारों की संख्या में अंडे देते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? प्यारे बच्चों, जैसा आपको अभी बताया कि मेंढक या मछलियों के अंडे कठोर आवरण में सुरक्षित नहीं होते। ये असुरक्षित रूप से पानी के अंदर स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। तो वायु के तेज प्रवाह, पानी की तरंगों से और कुछ अन्य जीवों का भोजन होने के कारण इतने अधिक मात्रा में अंडे होने के बाद भी बहुत कम मात्रा में उन जंतुओं के शिशु का विकास हो पाता है, इसलिए उनकी संख्या अधिक होती है। आप चित्र में देख रहे हैं कि मनुष्य में निषेचन किस प्रकार से होता है। एक अंडाणु उससे संलयन के लिए एक बार में आने वाले लाखों शुक्राणुओं में से केवल एक शुक्राणु संलयन कर पाता है, शेष नष्ट हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है और यह युग्मनज एक कोशिका के रूप में होते हुए धीरे धीरे अंडवाहिनी के अंदर गति करता हुआ 1 से 2, 2 से 4 इस तरह करते करते सैकड़ों कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है और कुछ समय के अंतराल के पश्चात यह गर्भाशय की दीवारों के साथ अपने आप को सुरक्षित कर लेता है और यहाँ पर शिशु का विकास होता है। निषेचन के इस प्रक्रम में संतति यानी संतान यानी होने वाला बच्चा कुछ लक्षण
अपनी माँ से और कुछ लक्षण अपने पिता से ग्रहण करता है। एक ही परिवार के बच्चों के अंदर आप पाएंगे कि उनके शक्ल, रंग, रूप, कुछ लक्षण, कुछ गुण एक समान होते हैं। यह इसी कारण से होता है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने जाना आंतरिक निषेचन के बारे में। मछली, स्टारफिश, मेंढक आदि कुछ जंतुओं में बाह्य निषेचन होता है। यह प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से समझी जा सकती है कि मादा मेंढक बिना निषेचन के ही अपने कुछ अंडों का उत्सर्जन करके छोड़ देती है, जो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं, और नर मेंढक आ करके उसके ऊपर अपने शुक्राणु छोड़ता है, और इसका निषेचन शरीर से बाहर होने के कारण इसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में तो जरूर सुना होगा। यह एक भ्रमित करने वाला नामकरण है। सामान्यतः इसको सुनकर यह अनुमान लगाया जाता है कि इसमें मानव शिशु का विकास किसी टेस्ट ट्यूब में या शरीर से बाहर किसी उपकरण में होता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। प्यारे बच्चों, हमने अभी जाना कि मादा जनन अंग में अंडाशय से एक अंड निर्मोचित होकर के अंडवाहिनी में आकर के उस स्थान पर निषेचित होता है। कुछ महिलाओं में यह अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि यह एक पतली नली के रूप में होती है। तो उसके लिए डॉक्टर्स विशेष उपकरणों से उस अंडाणु को बाहर निकालते हैं और नर शुक्राणु को लेकर के बाहर अंडाणु और शुक्राणु का संलयन करके निषेचन को संपन्न करते हैं, और उसके बाद निषेचन होने के पश्चात उसको गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। तो निषेचन, केवल निषेचन की प्रक्रिया बाहर होती है, शेष सभी प्रक्रियाएं मानव शरीर के अंदर होती हैं। निषेचन बाहर उपकरण में टेस्ट ट्यूब में होने के कारण इस प्रक्रिया को, इस प्रकार के शिशु को टेस्ट ट्यूब शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। इसको IVF तकनीक भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, निषेचन के फौरन पश्चात अंडाणु के ऊपर एक परत बननी आरंभ हो जाती है, जो उसकी सुरक्षा के लिए होती है। कुछ जंतुओं में यह परत बहुत कोमल होती है, कुछ जंतुओं में यह बहुत कठोर होती है। जिस प्रकार से मुर्गी, उसके ऊपर सुरक्षा का कठोर आवरण, कठोर परत तैयार होने के बाद ही उसे निर्मुक्त करती है। बाद में आपने मुर्गी को अंडों के ऊपर बैठे हुए भी देखा होगा। वह उनके विकास के लिए उपयुक्त तापमान उनके ऊपर बैठ करके तैयार करती है, और उस अंडाणु में उस जीव के सभी अंगों का विकास उसी अवधि के दौरान होता है। प्यारे बच्चों, और जीव के सभी अंगों का विकास होने के बाद वह उस कठोर कवच को तोड़ करके बाहर आता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में जीव के सभी अंगों का विकास बाहर ही होता है। भ्रूण अंडे के आवरण के अंदर अपना विकास करता रहता है, और जैसे ही उसके अंग विकसित हो जाते हैं वह उसे तोड़कर बाहर निकलता है। आपने तालाब में मेंढकों के छोटे छोटे टैडपोल को तैरते हुए देखा होगा। यह उन जीवों की ऐसी ही मध्यम स्थिति है। जनन की विधियों के अनुसार जीवों को एक और वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। कुछ जीव विकसित जीवों को जन्म देते हैं, यानी उस जीव के सभी अंग जन्म से पूर्व विकसित हो चुके होते हैं, जबकि कुछ जीव अंडे उत्पन्न करते हैं। जो जीव विकसित जीव को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं, और जो जीव अंडे उत्पन्न करते हैं उन्हें अंड प्रजक जंतु कहा जाता है। तो मनुष्य
कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस आदि जरायुज जंतु हैं और मुर्गी, कबूतर, चिड़िया आदि पक्षी अंडप्रजक जंतु हैं। प्यारे बच्चों, हम जिन जीवों को उनके विकसित रूप में देखते हैं, उनके जीवों के विकास क्रम के आरंभिक चरणों को हम देखें तो उनमें इतना परिवर्तन होता है कि हम उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से आप चित्र में देख रहे होंगे, मेंढक के जन्म के विकास का प्रक्रम इतना परिवर्तित होता है कि वह पहले अंडे के रूप में है, फिर आरंभी टैडपोल बिल्कुल अलग लंबे से आकार में, फिर उसके बाद टैडपोल बिल्कुल कीट के आकार का, और उसके बाद एक वयस्क मेंढक बिल्कुल अलग से परिवर्तित रूप में। इसी प्रकार से आप मानव के, शिशु के विकास के प्रक्रम को भी पहचानने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, जब एक जीव इस प्रकार से बहुत अधिक परिवर्तन करता है, कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का विकसित मेंढक में परिवर्तित होना, यानी अत्यधिक परिवर्तन होना, कायांतरण कहलाता है। कायांतरण से अभिप्राय पूरी काया की काया ही पलट गई, इसे हम कायांतरण कहते हैं। आप तितली के, इल्ली के लार्वों के माध्यम से भी इसकी पहचान कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों यह विषय आपको स्पष्ट हो गया होगा। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी पाठ्य बिंदुओं का गहराई से अध्ययन करें, जो चित्र हैं उन्हें बनाने का प्रयास करें और अभ्यास के प्रश्नों को हल करने की, समझने की कोशिश करें और अपने शिक्षक से जांच करवाएं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अगले लेसन में। तब तक बाय।